आज के शो में निगरां हुकूमत के सामने माशी चैलेंजेस का पहाड़, ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, गर्दिशी कर्जों को खत्म करने की कोशिश नाकाम। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। हम सबके जहनों में ये तवक्को थी कि डॉलर रुपी जो पैरिटी है उसमें कुछ इस्तेहकाम हमें आइंदा कुछ दिनों में नज़र आता हुआ आएगा। निगरां हुकूमत आ चुकी है, उसके सामने माशी चैलेंज का पहाड़ है, लेकिन इंटर बैंक और ओपन मार्केट में रुपए की गिरावट का सिलसिला ताहाल बदस्तूर जारी है। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है और अब 302 रुपए पे आज भी ओपन मार्केट के अंदर पाकिस्तानी रुपया अगेंस्ट डॉलर जाता हुआ नजर आया। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करने से कबल एक बार फिर से ये दोबारा ज़ेर बहस आ चुका है कि आखिरकार ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस मार्केट की हैं। और इसी बुनियादी सवाल से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, क्योंकि इससे पहले कि माशी चैलेंजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम आए, हम पहला सवाल ही ये रखते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने कि रुपी डॉलर पैरिटी कहाँ जाती हुई हमें नजर आती है। जफर पाचा साहब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें साथ हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब ऑन स्काइप हमारे साथ मौजूद है, माहिर टैक्स उमूर और माशी उमूर, और जनाब डॉक्टर हाका नजीब साहब भी साबिक मुशीर वजारत खजाना के हमारे साथ होंगे। जफर पाचा साहब, सर ये 302 एक्सपेक्टेड था, ये हम तो 250 की बातें सुन रहे थे इलेक्शन से के आएंगे करीब तो 250 हो जाएगा, निगरां हुकूमत जाने से कबल ये होगा, 302 ये कैसे हो गया? देखिए बात ये मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट भी कहा था कि मुझको रुपए पे दबाव लगता है और मुझे डॉलर का रेट नीचे नहीं लगता। तो आज भी मैं यही कहूँगा कि मुझे अभी भी रुपए पे दबाव लगता है और डॉलर का रेट मज़ीद बढ़ता हुआ लगता है। उसकी 3-4 वजूहात है। एक तो सबसे पहले आपकी बात यह है कि लास्ट मंथ आपका जो $500 मिलियन कम आया ओवरसीज पाकिस्तानी का, एक्सपोर्ट रेमिटेंस कम हुई है, वो एक्चुअल में कम नहीं हुई, वो गवर्नमेंट की कन्फ्लिक्ट पॉलिसी और कंफ्यूज पॉलिसीज़ की वजह से ग्रे मार्केट में जा रहा है। और फिर जो गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 में जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस में चेंजेस की, सेल परचेज में बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई, जो गलती श्रीलंका ने की वही हमने की और उनकी मार्केट ड्राई हो गई, हमारी मार्केट भी ड्राई हो गई। इवन देन एक्सचेंज कंपनीज पे इतने कंट्रोल्स कर दिए गए, इतना उनका स्कोप लिमिटेड कर दिया गया कि सिर्फ 10% रह गया है। और अब पोजीशन ये है कि हम 10% की भी हमारे पास सप्लाई नहीं है, क्योंकि सबका सब बिजनेस बाइंग सेलिंग ग्रे मार्केट में चली गई है। और अगर हम ये देखें कि इनफ्लोज, मैं ये समझता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। पिछले सालों में जब हमारे यहाँ जो डिस्काउंट रेट था 11% 12%, तो बेतहाशा इनफ्लोज आए, जिसको हमने बाद में हॉट मनी भी कहा। तो अब 22% पे आने के बावजूद भी आप देखिए कि आपके यहाँ कोई इन्फ्लोज नहीं है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ग्रे मार्केट, तो हम ये कहें कि ग्रे मार्केट ड्राइव कर रही है इस वक्त मार्केट को और उसी के पीछे पीछे आपकी इंटर बैंक और ओपन मार्केट चल रही है। तो फिर ये क्यों है? क्योंकि अभी तो हम ये कहते थे कि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है और उसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस नहीं है या पार्टिसिपेंट में स्पेकुलेशन है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी तो इस वजह से खरीद के रख रहे हैं। तो अब तो एक कदर इस्तेहकाम है, मतलब इलेक्शंस तो नहीं हुए हैं लेकिन कदर इस्तेहकाम है पिछले कुछ माह जो हमने देखा उसके मुकाबले में, फिर भी नहीं रुक रहा ये मामला। देखिए जनाब, बात यह है कि हकाइक कुछ और है। हकाइक ये हैं, जैसे IMF कह रहा है आपको कि आप अपनी एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट खोलें, जो कि स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया एसेंशियल नॉन एसेंशियल को। अगर हम एसेंशियल आइटम खोलते हैं तो हमारे 20 से $25 बिलियन का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और हम उनके पास लेने के लिए जा रहे हैं $1 बिलियन। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम IMF के पास जाते क्यों? तो IMF की भी बात में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, और जो कि लोग समझ रहे हैं कि अगर हमको मजबूरी IMF की बात माननी पड़ी तो हमारे रुपए पे मज़ीद प्रेशर रहेगा। और जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज जो हमारी रेटिंग कर रही हैं वो 320-25 की कर रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, क्योंकि हम तो वो तो इसादार साहब तो 244 की एक कोट करते थे रेटिंग, बात ये 320 330 ये अलग है। बात ये कि वो भी हमारे लिए ख़तरनाक हुआ कि हमने इसको रोक के रखा, IMF मुआहदा लेट हुआ और हमारे पे IMF की शराइत बढ़ गई और मज़ीद सख्त हो गई। तो अब भी मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन से हमें बाज रहना चाहिए। तो जो हकीकत है उसको देखना चाहिए। अगर हम हकीकत पे चलेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकेंगे। हमें पता होगा कि हमारे पास खर्च करने के लिए 100 रुपये हैं,
200 रुपये नहीं है। ये हमारी ये वैल्यू बनती है। अच्छा, अगर अभी हम डिमांड को थोड़ा तोड़ के बताएं लोगों को, कैटेगरी क्या है, यानी ये जो बाइंग आ रही है ज़्यादातर ये रूटीन यूजुअल बाइंग है, ये स्पेकुलेटिव बाइंग है कि कुछ लोगों को खदशात हैं, या ये स्टॉक हो रहा है डॉलर फॉर द फ्यूचर कंसर्न्स, लोग स्टॉक कर रहे हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्या हो रहा है, एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बाइंग किस कैटेगरी की है जो आ रही है इस वक्त? देखिए, एक्सचेंज कंपनी से तो कोई खरीद के नहीं रख सकता, एक बड़ी लिमिटेड 5000 4000 उससे कुछ नहीं बनता। हाँ, जो ग्रे मार्केट में है वहाँ लोग बिल्कुल ख़रीद रहे हैं और वही सोचते हैं कि बढ़ जाएगा, और जो हमारा रुपये का ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि हम ऊपर जा रहे हैं। जब भी हम इसको ऊपर ले जाके नीचे लाए आर्जी तौर पे कोई मैनिपुलेशन करके, तो ये पहले से ज़्यादा ताकत से ऊपर आया। जैसे कि IMF से हमारा मुआहदा हुआ, हमने एक हाइप क्रिएट की कि जी डॉलर बहुत आ गया, कोई लेने वाला नहीं है, जो सरासर गलत था, और उसने फिर वापस रिबाउंड किया 285 से 84 से, अब आप आज 290 पे खड़े हैं। और वो भी हम जो डिमांड है हमारी इंटर बैंक में, वो हम बहुत कंट्रोल्ड है। कंट्रोल मींस कोई, क्योंकि हम असेंशियल नॉन असेंशियल देख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है। ये बात ठीक है कि एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी इनकैशमेंट नहीं कराते हैं, रोक लेते हैं, और मज़ीद रेमिटेंस ग्रे मार्केट में चली गई हमारी। तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो सारा ग्रे मार्केट पॉलिसीज़ की वजह से हमारा ओवर इन्वेस्टिंग भी बढ़ी है और अंडर इन्वेस्टिंग भी बढ़ी है। क्योंकि तो अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें, ख़ास तौर पे आपने जैसे जिक्र किया, रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, इस पहलू पर आने से पहले रिस्ट्रक्चरिंग से डॉक्टर इकराम साहब, आपकी भी इस पे नुक्ता नज़र आपका हम जानना चाहेंगे। हम तो समझ रहे थे इस्तेहकाम आएगा रुपये डॉलर पैरिटी में, वो तो नहीं आया, उसके रीजंस क्या हैं ये हमने सुना भी अभी जो ये बता रहे थे सरफराज साहब। ये बताएं कि इसका महंगाई पर असर क्या है, क्या कैलकुलेशन है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेट्रोल डीजल लास्ट टाइम बढ़ा था तो कहा यह गया था कि वो बहुत बड़ा फैक्टर जो रुपये डिवैल्यूएशन था, और रुपये डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट दीगर एशियाई कीमतों पर भी आता है। तो बीइंग एन इकोनॉमिक एंड टैक्स एक्सपर्ट ये फरमाएगा कि अभी जो 300 से ऊपर चला गया, तो इसका इंपैक्ट कितने दिन में और किस तरह आएगा ऑन इन्फ्लेशन, आम आदमी के हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस पर? इकराम साहब जी देखें, जहाँ तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है वो हमारे यहाँ डिमांड ड्रिवन से ज़्यादा जो है कॉस्ट पुश रहती है। अब चूँकि हम बहुत से टैक्सेस भी इस तरह के लगाते हैं जिससे कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, और हुकूमत के पास कोई और तरीक़ाकार उन्होंने अभी तक ढूंढा नहीं है कि वो लोगों से रियल इनकम पे और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो उसके ऊपर टैक्सेशन करें। जहाँ तक आपने फरमाया कि रुपए की कदर का मामला है, इसमें भी देखिए हमारे हुकूमत ने बहुत ही जो है वो नाकपत अंदेशी का मुजाहरा किया है। जब डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने जहाज़ पर बैठने से पहले कहा था कि मेरे डर से ही डॉलर जो है वो इतना नीचे आ गया है। अब इस तरह की जो गैर जो है वो हकीकत पसंदाना बातें करना और मार्केट के डायनामिक्स को ना समझना और अपने डॉलर्स की एक बस ख्याल में कि हमारी पैरिटी ये होनी चाहिए। अब ये ख्वाहिशात्मक तो नहीं होता, जो मईशत के असूल हैं वो तो डिमांड एंड सप्लाई पर ही होते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ रेगुलेशंस की ज़रूरत है वो ज़रूर सख्त होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे अभी फरमा रहे थे जफर साहब भी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्पेकुलेशंस को रोकें जो हमारे क्रॉस बॉर्डर ये स्मगलिंग होती है करेंसी की, इसका भी ख्याल रखें, और कौन लोग जहाँ से बहुत ज़्यादा डॉलर उठाकर पाकिस्तान से लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ तो बॉर्डर्स के ऊपर तो चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, डिक्लेरेशंस होने चाहिए, और लोग भी जो लेते हैं डॉलर्स, चाहे वो ओपन मार्केट से हो या इंटर बैंक से हो, उसका तो रिकॉर्ड होता है। मगर जब आप एक पैरेलल मार्केट साथ खड़ी कर दें जिसको को आप गैर कानूनी बना दें, क्योंकि जाहिर है कि ये जो ग्रे मार्केट जिसका तस्करा हो रहा है ये कानून के मुताबिक तो नहीं है, तो फिर तो ये रियासत की तरफ इशारा करती है कि रियासत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपने कवानीन को ही जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। तो जब हम भी IMF को बजाय हमें मूर्द इल्ज़ाम देने के पहले ये सोचना चाहिए कि वो तो ये सवाल पूछेंगे कि आपके यहाँ ये ग्रे मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है। आगे ही आप देखिए हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की 3 वैल्यू होती हैं जी, एक उसकी DC वैल्यू है जी, एक उसकी FBR वैल्यू है, एक उसकी रियल वैल्यू है। अब कब तक हम ये चीज़ें करेंगे? हमें सोच समझ कर इस दुनिया में ज़िंदा रहना है। और इसी तरह अब हमने ये करेंसी में ये एक सिलसिला बना लिया है कि जी एक तो वो रेट है जो आपको इंटरबैंक में मिलता है, एक वो रेट है जो वैसे आपको जाएंगे तो आपको एक्सचेंज कंपनीज भी देंगी, और तीसरा आप ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो अनरेगुलेटेड हो।
ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट हर किसी ये नहीं है कि वो गैर कानूनी हो। ओपन मार्केट का इससे मुराद मईशत में तो ये ली जाती है कि मुकाबले की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसमें खुला मुकाबला हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और फिर जो मार्केट डिटरमिन करे। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि उनके यहाँ हम कैसे ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इस तरह से तो हालात जो है वो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये ख्याल के थोड़ी सी एक IMF की ट्रांश आई, कुछ बहुत दोस्त ममालिक ने दे दिया तो एकदम हम खुश हो गए कि शायद हमारे फंडामेंटल्स ठीक हो गए हैं। जफर साहब इसी तरफ शायद इशारा फरमाना चाह रहे थे कि देखिए जब तक हम अपने फंडामेंटल्स नहीं को नहीं करते हैं उसके लिए तो नहीं होगा चाहिए। ये मामला किसी तरह चलेगा। अच्छा, डॉक्टर खाकान नजीब साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू में इस पर शामिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो हम समझ रहे थे और तवक्को थी कि थोड़ा कंट्रोल हो शायद IMF की ट्रांश और सब मामला रूटीन में आने के बाद, निस्बतन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद, लेकिन अभी भी सिचुएशन ये है कि रुपया रोज बरोज हम बतदरीज उसकी कदर खो रहा था और अब 300 से ऊपर चला गया है, ओपन मार्केट में 302 पे बंद हुआ है। तो क्या ये फंडामेंटल्स हैं या अभी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी? क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज तो ये कह रही हैं कि ये ग्रे मार्केट भी है जो ड्राइव कर रही है इस वक्त मार्केट को, और वहीं से सारी डिमांड आ रही है, वहीं पर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं या वहीं से सब कुछ हो रहा है? खाकान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेफान, देखें, एक तो जो किसी भी करेंसी की कीमत है विज़ अदर करेंसी, वो उस मुल्क के फंडामेंटल्स ड्राइव करते हैं। इन द लॉन्ग रन देयर इज नथिंग एल्स। फंडामेंटल से मुराद ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस मिलाकर भी इंपोर्ट को मीट नहीं कर सकते तो आप खसारा करते हैं। आपकी पैदावारी सलाहियत कमजोर है, कोई ऐसी चीजें आप दुनिया को नहीं बेचते जो दुनिया आपसे लेना चाहती है, और फिर आपकी फिस्कल डेफिसिट और बाकी खसारे अपनी जगह खड़े हुए हैं। एनर्जी का खसारा अपनी जगह खड़ा हुआ है। 25% नीड जो है इस वक्त भी आपकी इंपोर्ट की, वो एनर्जी के मद में है। अब आपने जैसे ही देखा कि इंटरनेशनल भी प्राइस बढ़ी है तो आपके रुपए पे बोझ इसलिए भी आ रहा है। फिर बोझ इसलिए आ रहा है कि आपने इतने अरसे से एक कदगन लगाई हुई थी और कि आप इंपोर्ट्स को रोके हुए थे। जैसे ही आप IMF के प्रोग्राम में गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप ये कदगन, ये स्टेट बैंक के एंड में एक लेटर इशू किया, आपने वो कदगन उठाई तो हजार कंटेनर जो फूड का है, फार्मास्यूटिकल का है, वो रिलीज होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ आपका $1.5 से $2 अरब मेरा ख्याल है डिविडेंड रॉयल्टीज में पड़ा हुआ है जिसकी पेमेंट नहीं हो रही है, उसकी पेमेंट भी होनी है। फिर सबसे बढ़ के ये बात है कि पाकिस्तान की अपनी इंपोर्ट की नीड्स तो अपनी जगह पे की हुई हैं, वो कदगन उठ गई है, तो वो नई नीड्स भी जो हैं वो आपको सामने आना शुरू हुई हैं। फिर ये भी अपनी जगह बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो आज भी लोग डॉलर, गोल्ड और रियल एस्टेट को समझते थे, आज जो समझ रहे हैं वो गोल्ड और डॉलर को ही समझ रहे हैं, इसलिए वो भी स्टोर ऑफ वैल्यू है। फिर एक IMF के साथ आपने एक चीज तय कर दी है जो आई थिंक शायद बहुत ही, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम इसलिए नहीं कंप्लीट होते कि आपकी साइड की टीम जो है उसकी कंपेटिटिवनेस आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी, उसकी कॉम्पिटेंस बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने ये कहा कि जो इतनी बड़ी मार्केट है, जो इंटरबैंक की मार्केट है, वो फॉलो करेगी एक एक्सचेंज मार्केट को जो कर्व और ओपन मार्केट है, और कुछ इनफॉर्मल भी नाम भी उसको दिया जा सकता है। अब आज देखिए कि क्या हुआ। इस वक्त ओपन मार्केट 302 पे है, आपकी जो इंटरबैंक क्लोज हो रही है वो 291.50 पे है। मैंने ट्वीट भी किया है कि ये 4% के करीब का फर्क है। आपने IMF को लिख के दिया है कि ये फर्क 7% से ऊपर नहीं होगा। तो आपको रुपए की कदर को एडजस्ट करते चले जाना है। ये सब बातें हैं। और फिर फंडामेंटली नहीं, तो ये फर्क आया क्यों खाकान साहब? ये जो हमें मेंटेन रखा था 1.25%, हमने क्या फिर इंटरबैंक में कंट्रोल किया हुआ है करेंसी को? क्यों नहीं है ओपन मार्केट और ये डिफरेंस क्यों आया है, ये इतना गैप? देखिए, कंट्रोल तो इसी तरह किया हुआ है। ये नहीं है समझता कि हम डॉलर फेंक रहे हैं इस पर कंट्रोल करने के एक जिसे कहते हैं ना, एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स, एक नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो इस तरह के होते हैं कि मतलब आप बैंक से LC खुलवाने जाएं तो आपको आसानी से नहीं खुलेगी, आपका डिविडेंड रिपैट्रिएट करने जाएं तो उसमें डिलेज आएंगे। तो नॉन टैरिफ जो जिसे आप बैरियर्स मतलब इस्तेलाह में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप
समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, और खाका साहब ये बात भी हुई थी कि जब एलसीज के हवाले से ये शर्त उठेगी और यकदम प्रेशर आएगा डॉलर पे, तो हम तवक्कुआत ये भी कर रहे थे कि हमारे दोस्त ममालिक से इनफ्लोज आएंगे और वो ऑफसेट कर देंगे, तो इतना बड़ा मूव करेंसी में नहीं होगा शायद, यानी इसी होवर अराउंड करेगी वही जो 280 290 वाला बैंड था। अब ये 300 से ऊपर जो मामला जा रहा है, तो क्या हमारी कैलकुलेशंस जो इनफ्लोज की थी उस पर कुछ मिसकैलकुलेट हुआ है, क्या हुआ ये मामला? तो शहफान, आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त रखी है सामने, और मैं इसीलिए कहता हूं कि एवरी कंट्री जिसको अपनी $28.5 अरब जमा करने हो पाकिस्तान की तरह, एग्जैक्ट अमाउंट ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस साल जो हमें जमा करना है, उसको तो एक कॉम्पिटेंट टीम बनानी चाहिए जो काम ही ये कर रही हो मेरे इनफ्लोज जो हैं उसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी को, एक ऑफिसर को कहें 4 ऑफिसर मिला दें जिन्होंने कभी इंटरनेशनल मार्केट में काम ना किया हो, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व ना रहे हों, वो बैठ के सरकार में लिख रहे हों कि जी आज ये पैसे जापान से 50 मिलियन आ गए। आपने $9 अरब जाकर जनीवा, यू नो दी अमाउंट जो उसमें से आया है, चंद $100 मिलियन आए हैं उस $9 अरब में से। अब आप मुझे बताइए कि उसमें करने के लिए क्या आपको एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल बिठाना था ना, जो मॉनिटर कर रहा हो कि वो क्यों नहीं आए। वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं आए। डॉक्टर इकराम मेरे से बेहतर जानते हैं ये चीजें, उन्होंने भी देखा है इन चीजों को बहुत करीब से। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि क्या होता है। एक मीटरिंग का फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आज से चंद साल बाद, तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम उस मीटरिंग के प्रोजेक्ट को लगा सकें। वो इल्तवा में चला गया, कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स हमने एक मल्टीलैटरल से लेने थे। ये इसी तरह हमें प्रोजेक्ट्स लेकर जाने थे जो हमने ये $9 अरब लाना था। हमने अभी वर्ल्ड बैंक और AIIB से हमारे प्रोग्राम लोन चल रहे होते हैं, तो 2 किस्म के। एक तो मैंने $9 अरब आपके सामने रख दिया, अब मैं आपके सामने ये रखता हूं कि एक प्रोग्राम लोन चल रहे होते हैं। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कंडीशनैलिटीज, डिस्बर्समेंट लिंक टू जो हम इंडिकेटर्स मीट करते हैं, उसमें बड़ी दुख है। अच्छा खाका साहब, आपकी आवाज में भी डिस्टर्बेंस हुआ है और हमें एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो ब्रेक ऑल्सो, और आपकी आवाज भी डिस्कनेक्ट हो रही है, तो विल ट्राई कि हम रिकनेक्ट करके अगर इस पर बात कर सकें आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब इंटर बैंक ओपन मार्केट के माबैन जो एक डिफरेंस है वो 1.25%, 1.25% होना चाहिए। ये IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट में एक कंडीशनैलिटी है। नाउ ये गैप तकरीबन 4% हो चुका है। ये कैसा नुक्ता है जिस पर मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने दोनों पैनलिस्ट का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लें। जफर साहब, ये क्यों हो गया 4% और डिस्पाइट ऑल द कंट्रोल्स एंड सर्विलेंस, कैसे %? देखिए जनाब, अगर हमको इसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात यह कि अब जो एक्सचेंज कंपनीज के पास लोग आते हुए बहुत घबराते हैं और डरते हैं, क्योंकि हम जो रिपोर्टिंग करते हैं वो आगे FMU आगे उसको बगैर उसको एवेल्यूएट किए हुआ है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है गवर्नमेंट की एजेंसीज को। ख़ास तौर पे FIA है, I&I है, FPR है। देखिए हमारे पास तो आता ही वही है जो लेजिटिमेट, जिसके पास फंड्स हों, लेकिन अब उसकी बार बार स्क्रूटनी होना, तो ये भी एक वजह है कि लोग अब हमारे पास नहीं आते। और इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी हो गई है हमारे यहाँ सिर्फ सेलर की या बायर की। भाई फॉर क्या इसमें है क्या, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, या कोई कि वो उसने बेचनी है और डॉलर लेने, आइडेंटिफिकेशन देनी है पूरी दुनिया में जैसे होता है। कहीं आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, कहीं नहीं मांगते। हमारे यहाँ तो हम सोर्स ऑफ फंड और इतना कुछ पूछते हैं कि वो अब हमारे पास नहीं आता, वो ग्रे मार्केट में चला जाता है और वहाँ पे रेट भी उसको ज़्यादा मिलता है। और इवन देन वो अगर एक फोन कॉल करता है, जो 302 आपका आज ओपन मार्केट में गया है, तो ये ग्रे मार्केट में किधर गया है? कहाँ वो तकरीबन 315 रुपए के करीब जा रहा है वहाँ पे। वो डिफरेंस वही जैसे 15-20 रुपए ऊपर, अब तो वो गैप और बढ़ गया। और हम IMF को कह चुके हैं कि हम
हमें ये ख़त्म करना है, डिफरेंस 1.25% करना है, और ग्रे मार्केट को तो वो मानता ही नहीं है। नहीं, ग्रे मार्केट के तो कोई ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती ना, उसको तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन जो सारा आपके इन्फ्लोज है ना, वो उधर चले गए हैं ड्यू टू गवर्नमेंट की कंफ्यूज पॉलिसीज़ की वजह से। कि अगर ये दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो आने वाले हालात और ख़राब होंगे। आपको बोल्ड स्टेप लेने, अपनी अफ़गानिस्तान ईरान ट्रेड पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी को ठीक करना है, जिसकी वजह से स्मगलिंग ऑफ गुड्स भी बढ़ गया है, स्मगलिंग ऑफ करेंसी भी हो गया है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो गया है, मनी लॉन्ड्रिंग भी चल रही है। तो ये दोनों जो अफ़गानिस्तान और ईरान एक तरह के आपके दो सूबों की तरह हम उनकी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अच्छा, अब जो इकरामुल हक साहब फाइनेंस मिनिस्टर अब आएंगे केयर टेकर सेटअप में, जो भी नाम हो, तो उनको अभी यही अब IMF को आपको कंडीशनैलिटी है 1.25% वाली, हम ये अचीव नहीं कर रहे, पहले तो उसका बताएं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी ऑन पाकिस्तान स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमने 9 महीने का एग्री किया IMF के साथ, इस पे क्या इसकी इंप्लीकेशंस हैं इस प्रोग्राम के ऊपर? इकराम साहब जी, जाहिर है कि कई दफ़ा हमने स्टैंड बाई जो किए हैं 8-9 वो भी पूरे नहीं किए हैं, और बड़ा प्रोग्राम भी एक ही माशाल्लाह किया है, अगरचे ये 23वां प्रोग्राम अब चल रहा है और एक बड़ा प्रोग्राम अभी आना है। बात ये है कि हम किसी तौर पर भी इस्लाहात करने को तैयार नहीं हैं, और ये जो मसाइल हम डिस्कस करते हैं ये इतने अजीब लगते हैं बाहर की दुनिया को कि क्या मुल्कों में ऐसा भी होता है कि किसी जगह ये कहा जाए और ओपनली माना जाए कि जी हमारे यहाँ ऐसे भी एवेन्यूज़ हैं, ज़राए हैं जहाँ कानून की अमलदारी नहीं है बल्कि अपने ही कुछ असूल चलते हैं। अब अभी ज़फ़र साहब स्मगलिंग की बात कर रहे थे, ये सारा इलाका वैसे तो कहा जाता है कि ये दहशत गर्दी की सद में है और वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिकेट्स हैं, बहुत जब वहाँ पे कोई आदमी जाए जगह जगह तलाशी होती है। मगर हैरत की बात है जब ये गुड्स आ रही होती हैं या करेंसी जा रही होती है तो उस वक़्त ये सारी निगरानी कहाँ की जाती है। तो ये चीज़ें जब हम ठीक नहीं करते हैं तो फिर मैं और खाकान साहब बैठकर जितनी मर्जी जो हमें इकोनॉमिक्स की थेरीज आती हैं हम बयान भी करें तो उनका क्या फ़ायदा है। ये तो उन मुल्कों में नाफिज होती है जहाँ समझा जाता है कि बाकी हालात नॉर्मल हैं, यहाँ तो हालात ही नॉर्मल नहीं है। हुकूमत आती है और उसने ये कहा कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान का दिवालिया हो रहा था और हम आकर चीज़ों को ठीक करें, और 16 महीनों में उनकी कारकर्दगी इतनी बदतरीन थी कि उन्होंने न सिर्फ मुल्क को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां IMF भी परेशान है कि अब हम इनको मजीद पैसे 3 बिलियन दे दें, मगर ये कहाँ से शुरुआत तो करें, ट्वीट तो करने की कोशिश करें। अब जो आपने फरमाया कि इसका क्या असर होगा, जाहिर है कि इसका बहुत बुरा जो है वो पैगाम जा रहा है कि ये एकदम से करेंसी मार्केट के अंदर ये जो तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है, इसकी वजूहत ज़फ़र साहब हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जगह जगह से ये हुकूमत की सवाए नालायकी और उनकी पॉलिसीज़ को एक तरफ हम रखें मगर दूसरी तरफ आप सिर्फ जो लॉ इन्फोर्समेंट अपरेटस है उसकी ही आप क्राइम्स को और उसकी जो अंदर बदनवानियाँ और उसकी नहली को कैसे छुपा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने हमसायों के साथ तल्लुकात दुरुस्त करके उनके साथ रेगुलर ट्रेड करनी चाहिए। और उसी तरीके से अभी खान साहब ने बिल्कुल आपको दुरुस्त कहा कि जब तक हम अपने इनफ्लोज को मैनेज नहीं करते हैं, इस हद तक नहीं लेके जाते हैं कि अपने अब जो आउटफ्लोज है उनको मीट कर सके। अब सही फरमा रहे हैं ज़फ़र साहब, पैसे तो आ ही रहे हैं, रेमिटेंस कम नहीं हुई, रेमिटेंस कहीं और जा रही है, हुकूमत के खजाने में नहीं जा रही। आफ्टर ऑल लोगों का कारोबार तो चल रहा है ना। अब जितनी महंगाई पाकिस्तान में है, अगर ये पैरेलल ना हो, ज़राए ना हो तो लोग तो अभी तक सड़कों पर होते, मगर क्यों नहीं आते। हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में जो मतवाजी मईशत का साइज बहुत ही बड़ा है और वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है, चाहे वो टैक्स की पॉलिसी हो, इसमें तो एक तो इकराम साहब माज़रत के साथ जो ज़फ़र साहब आप बात कह रहे हैं, एक तो ये कि पॉलिसी करेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि ईरान अफगानिस्तान के साथ, लेकिन दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उन पर इतने कर्व्स करती हैं जिस वजह से लोग कतरा भी रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये काम तो ऐसा है जिसके लिए बहुत बड़ा पॉलिसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। ये कोई फैटिफ रेगुलेशन है, क्यों इतने स्ट्रिंजेंट आप लोगों के खिलाफ ये इतना सख्त कंट्रोल है और जिसका नुकसान ओवरऑल मुल्क को ही हो रहा है अगर देखा जाए। देखिए, फैटिफ की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। और अगर हम देखें तो जितनी ज़्यादा कंट्रोल्स हमारे यहाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो ये गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद हम पे कंट्रोल लगा के हम वो आउटफ्लोज
कम कर देंगे। लेकिन अगर हम हिसाब देखें, हमारे यहाँ $30 बिलियन आते हैं रेमिटेंसेस, और अगर जाते हैं 1-1.5 बिलियन, तो जब आप किसी को ले जाने नहीं देंगे तो वो लाएगा क्यों? तो ये भी एक बात है। और फिर उसके साथ साथ आपके तवज्जुह से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे खाकान साहब फरमा रहे थे कि हमको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। देखिए, आपकी एक्सपोर्टर जो है ना, उसकी कारकर्दगी को अच्छी नहीं है 30 से 35% रिबेट और इंसेंटिव देने के बाद, जबकि जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है वो उससे ऊपर जा रहा है विदाउट एनी इंसेंटिव। तो मेरा कहना यह है, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी को और एक्सचेंज कंपनीज को आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, 5% उनको रिबेट दें, तो आप देखेंगे अगले 2-3 साल में ये आपकी अमाउंट्स डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और ग्रे मार्केट से भी, एक तो ग्रे मार्केट से वापस आएंगी और फिर ये मल्टीपल होंगी। तो ये हम अपने जो एसेट्स हैं, रिजर्व हैं, रिसोर्सेज हैं, ज़ाया कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक्सपोर्टर का और ओवरसीज पाकिस्तानी का बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। देखिए, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पहलू है। जैसे आजकल लोग ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है आपके यहाँ, और जो आपकी लेबर क्लास है वो भी जा रही है। अब तक सुना है कोई 7-8 लाख लोग बाहर जा चुके हैं। तो आप इस सिचुएशन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करें ताकि आपके इन्फ्लोज बढ़े, ठीक है। और फिर आप जो भी इंसेंटिव देना है डायरेक्ट उसको हकदार को उसका हक दें, ओवरसीज पाकिस्तानी को दें, तो आप ये देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपकी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। सही। अच्छा, अभी जो रोड मैप होगा करेंसी और फॉरेक्स मार्केट से मुताल्लिक ही फॉर द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर जो केयरटेकर सेटअप में आएंगे, इकराम साहब, वो तो मेरे ख्याल से आएंगे और उन्हें जो हमें तवक्को है कि वो जो शख्सियत जो भी होगी वो इसीलिए होगी कि वो IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद कराए। और मेरे ख्याल से क्योंकि वो एक नॉन पॉलिटिकल जो हम तवक्को कर रहे हैं, तो उसको कोई ये भी उनको ये परवाह नहीं होगी कि आवाम क्या सोच रही है या महंगाई पे असर होगा या क्या होगा, वो सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करेंगे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है MEFP में। तो अब इस सूरत हाल में इकराम साहब, जो भी अब आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो आके फिर पहले क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि आप जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का गैप है ये खत्म करें। कैसे खत्म होगा ये इंटरबैंक जाएगा 300 पे? क्या होगा कुछ दिनों के अंदर? क्या आपको नजर आता है इकराम साहब? जी, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी हालत ऐसी रहती है तो फिर इसके सिवा कोई चारा नहीं कि ऑफिशियली डिवैल्यूएशन की जाए। अच्छा। और जो बाहर से लोग पैसा भेज रहे हैं उन्हें ये पता चले कि हाँ, हमें सरकारी तौर पर भी आज हम पैसा भेजेंगे, चाहे वो लोगों के अखराजात अपनी फैमिलीज को पूरा करने के लिए भेजें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भेजें, तो हमें उसकी सही कीमत मिलेगी। वरना वो इस वक्त ग्रे मार्केट में तो कीमत ले ही रहे हैं, तो उनको भी आप जो है वो इस तरह के इलीगल मीन्स में जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो भी नए फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे वो सबसे पहले ये जो पुरानी रवश थी जो डार साहब वाली क्यू ब्लॉक में होती है कि जी आप बस ये कहते रहें कि नहीं जी नहीं, ये तो हमारी तो अभी भी 230-40 रुपए की वैल्यू है और हम इस पे वापस आना चाहिए। मैथमेटिकली आप बैठकर जो मर्जी वैल्यू निकालते फिरें, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह है। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी बहुत हमें नज़र भी आती हैं उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा जो है उसको सब्सिडाइज़ किया हुआ है, और उल्टा अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो हमें नुकसान ही है। हाँ, जहाँ से पैसा हमें बगैर इंसेंटिव्स के आता है उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि वो यहाँ हमें सरकारी तौर पर ना आए, एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए ना आए, वो जो है वो भी और इलीगल रास्तों में जाए। तो ये इससे बड़ी तो कोई ज़्यादती हो नहीं सकती जो हम अपने साथ करेंगे। IMF बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप ये कहें कि जी देखिए हमने ये हमारी मार्केट वैल्यू है और ये हमारी जो है वो इस वक्त हमने। अच्छा, और आपने जो अभी ग्लव्स का ऑफिशियली हम डिवैल्यू करें, ऑफिशियली डिवैल्यू करें, मतलब दिस इज रिटन ऑन द वॉल। अब हम इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है फॉर द नेक्स्ट न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, या है कोई? मेरे ख्याल के ये कोई ऐसी मुझे शक्ल नजर नहीं आती, वरना कोई भी आकर इसको नहीं रोक सकेगा। और जहाँ भी देखिए हम जितने मर्जी असूल गणवाते रहे, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ यही होते हैं कि जिसको जहाँ फ़ायदा होता है वो वही करता है, उसको कानूनी और गैर कानूनी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बड़ी जो है ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, बहुत सा पैसा बाहर रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो भी सारे काम कानूनी कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें करके कि ये साबित करना कि नहीं जी यही लोग सिर्फ गलत काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम को बहैसियत कौम ये साबित करना कि जी ये टैक्स चोर भी हैं, ये जी हर चीज़ में फ्रॉड करते हैं, ये हमारी हुकूमतों की गलत पॉलिसियाँ हैं जिसका इमेज बाहर जाता है। वरना जफर साहब ने भी सही फरमाया कि सारे लोग वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन के जरिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, मगर तासुब क्या जा रहा है, और यही अभी करप्शन के परसेप्शन आएंगे और परसेप्शन आएंगे, साथ में हमारी
जो है वो परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर हमारी रेटिंग सबसे नीचे होगी, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि हम टैक्स भी अदा कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रही है कौम, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला जो है वो हमारी हुकूमतों को अगर कोई किसी किस्म की हदायत दे दे कि वो अवाम दोस्त फैसले करे, ना कि पता नहीं किनको खुश कर रहे होते हैं और किन के लिए पैसे बना रहे होते हैं, और अगर ये रवैश छोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एट 100 मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि 76 साल बाद भी हम वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपसे 30 साल पहले करते थे। ये कहीं मैं समझता हूँ अफसोसनाक बात है और हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती भी है। अच्छा, ऑफिशियली डीवैल्यूएशन आपको भी यही नजर आता है प्रात साहब, कुछ दिनों के बाद जैसी नए फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ये होगा, क्योंकि हमें ये गैप खत्म करना है फौरी तौर पर? देखिए जनाब, जो आज जैसे इंटरबैंक में बढ़ा और जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ये भी डिवैल्यूएशन ही है ना। अब हम चाहे इसको रियर का नाम दे दें, रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट का नाम दे दें या डिवैल्यूएशन का दे दें, तो बात तो ये वही है, ग्रेजुअली अगर लेके चलते रहे आगे। यानी सप्लाई तो और तो कहीं से नहीं आपको नजर आ रही कि आए कि एकदम ओपन मार्केट नीचे आ जाए, इस तरह की सप्लाई कहीं से नजर नहीं आती। और अभी भी जो आपके रिजर्व्स हैं वो भी डिपॉजिट्स हैं, यानी कि आपको कोई ना एड मिली है ना कोई आपको लोन मिला है जो फ्रेंडली कंट्रीज से हैं, और अगर वो कोई चीज़ खरीदेंगे भी तो जाहिर है थ्रो अवे प्राइस पे खरीदेंगे जैसा कि हो रहा है। तो फिलहाल तो कोई उम्मीद की कोई इतनी किरण नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि हम अपने को एसेट्स बेचें थ्रो अवे प्राइस पे। तो वही बात है। तो वो भी 6 महीने से साल, मतलब हमें 25 दिसंबर की वैसे भी बैरक गोल्ड के हवाले से भी वो ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। वो देखिए अगर आपके पास बैरक गोल्ड आ जाता है और जो आपके जो सऊदी गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट ने जो आके हमसे अभी वादे किए हैं वो पूरे हो जाते हैं, उनको भी टाइम चाहिए। देखिए फिर भी मैं यह कहूँगा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल बहुत अच्छे हैं, मायूसी वाली बात नहीं है। हाँ, मिस मैनेजमेंट है। देखिए सबसे पहले हुकूमत को सादगी अपनानी है, किफ़ायतशारी अपनानी है और करप्शन ख़त्म करनी है। अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट ये कर लेती है, नहीं तो ये बड़ा आसान है बैठ के कि आप करेंसी को डिवैल्यू कर दें, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, तो फिर आपकी क्या काबिलियत है, क्या आपकी एबिलिटी है? तो वो तो आप किसी क्लर्क को भी बिठा दें, वो कर लेगा। एग्जैक्टली बात ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, और अच्छे ज़हीन लोग हैं, अगर वो सिंसियरिटी के साथ काम करें तो मैनेज कर सकते हैं, मज़ीद डिवैल्यूएशन रोक सकते हैं। देखिए आप जो बहुत बड़ी बड़ी आप जो इस वक्त सब्सिडीज़ दे रहे हैं 17-17.5 बिलियन डॉलर की, वो आप उसको अदा करें, आप खर्चे अखराजात कम करें, फिर आप अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। सही। देखिए इंडिया ने पिछले दिनों 4.5 करोड़ टैक्स पेयर बढ़ाया है, ठीक है, उनके अब 6 करोड़ है। हमारे यहाँ रिटेल, रियल एस्टेट और मुख्तलिफ सेक्टर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी है। मुस्तकबिल करीब में क्या नज़र आ सकता है, क्या हो सकता है इसका आउटलुक, इस पर गुफ्तगू हुई। खास तौर पे निगरान सेटअप के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा रुपी डॉलर पैरिटी, उस पस मंज़र में कि हमें IMF की कंडीशंस भी मीट करनी है। दैट इज़ अ डिफरेंस मेंटेन 1.25% ओपन मार्केट और इंटरबैंक के दरमियान। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।